नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आज हम जिक्र करेंगे उन खबरों का जो अभी तक की सुर्खियों में है। सबसे पहली और बड़ी खबर यही कि ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पहली और बड़ी अहम खबर, प्रदेश उपाध्यक्ष बने ए.के. शर्मा। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, कच्ची शराब को लेकर, जहां कच्ची शराब का पक्का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है और हर कोई सो रहा है। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें, पिटाई का पहलवान अरेस्ट कर लिया गया है। उम्मीद पहलवान को एलएनजेपी अस्पताल के पास से अरेस्ट किया गया है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और चौथी बड़ी खबर आगरा की पारस अस्पताल की, जहां मॉकड्रिल पर क्लीन चिट मिल गया है अस्पताल को और इस पूरे मामले को लेकर अब भी जांच पड़ताल जारी है। तो ये चार बड़ी और अहम खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पहली खबर का, जहां ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, करीबी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ए.के. शर्मा। यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर, ए.के. शर्मा को बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है। बीजेपी एमएलसी ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ए.के. शर्मा को बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। ए.के. शर्मा के साथ 2 प्रदेश मंत्रियों की भी नियुक्ति। लखनऊ की अर्चना मिश्रा बनाई गई प्रदेश मंत्री। बुलंदशहर के अमित वाल्मीकि भी बने प्रदेश मंत्री। तो बड़ी खबर, यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। ये चेहरा आप सभी ने देखा होगा, ए.के. शर्मा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी है, पूर्व आईएएस है और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी अब दे दी गई है। ए.के. शर्मा को बीजेपी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। ए.के. शर्मा के साथ 2 प्रदेश मंत्रियों की भी नियुक्ति की गई है। तो यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर। अब देखना होगा कि इस जिम्मेदारी को कैसे लेते हैं ए.के. शर्मा, क्योंकि इससे पहले भी कई बड़ी जिम्मेदारियां वो संभाल चुके हैं, उन पर थी बड़ी जिम्मेदारियां। और अब एस.के. वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एस.के. वाजपेयी, क्या जानकारी मिल रही है? एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है ए.के. शर्मा को। हालांकि उनको तो आदत है बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां लेने की, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। अटकलें थी कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से जहां उनको पहले एमएलसी बनाया गया और एमएलसी बनाने के बाद अब पार्टी की तरफ से उनको प्रदेश उपाध्यक्ष जैसा बड़ा पद दे दिया गया, तो निश्चित है कि 2022 को लेकर बीजेपी जिस तरीके से अपनी कमर कस रही है और लगातार हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे सभी जातीय, क्षेत्रीय और साथ ही साथ राजनीतिक समीकरणों को पूरा किया जाए, उस क्रम में ये पद देना निश्चित ही बड़ी बात है। हालांकि अब वो जब संगठन में आ चुके हैं तो निश्चित है कि 2022 को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और कैसे काम किया जाए। हालांकि वो पहले से पूर्वांचल में काम कर और लगातार हमने देखा है वो प्रधानमंत्री मोदी के करीबी रहे हैं। यूपी में जब उनको एमएलसी बनाया गया तो बहुत सारी अटकलें आई, लेकिन अब जब बीजेपी की तरफ से उनको प्रदेश उपाध्यक्ष का पद दिया गया है तो निश्चित है कि एक संगठन में बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है और जिसमें उद्देश्य यही होगा कि जिस तरीके से वो लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में, खासतौर पर पूर्वांचल के जिलों में, अगर हम गोरखपुर, वाराणसी और आसपास के जिलों में देखें तो लगातार उन्होंने कोरोना काल में काम किया है, तो कहीं ना कहीं सांगठनिक तौर पर इन जिलों में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, प्रदेश स्तर पर कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और दूसरी चीज कहीं ना कहीं जातीय के साथ क्षेत्रीय समीकरण बैठाने की भी कोशिश होगी। तो ये बहुत सारी ऐसी वजह हैं जिसके बाद उनको पार्टी में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। हालांकि उनके साथ में 2 और मंत्रियों को भी, अर्चना मिश्रा और साथ ही साथ अमित वाल्मीकि जैसे 2 और मंत्रियों की तैनाती दी गई। उसके अलावा बीजेपी ने अपने जितने भी मोर्चे थे, चाहे वो अनुसूचित मोर्चा रहा हो, पिछड़ा वर्ग मोर्चा रहा हो या अल्पसंख्यक मोर्चा रहा हो, किसान मोर्चा रहा हो, उन सभी के प्रदेश अध्यक्षों की भी घोषणा की है। लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण तौर पर देखें तो ए.के. शर्मा की बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर तैनाती निश्चित ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारी चीजों पर विराम भी है, जो लगातार एक बैठकों का दौर चला और चीजें आई निकलकर कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब जब उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया तो ये निश्चित है कि उनको एक संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और कहीं ना कहीं पार्टी और संगठन की कोशिश यही होगी कि 2022 में किस तरीके से हम बेहतर परफॉर्मेंस करें, सभी को साथ लें और एक संदेश देने की कोशिश भी जो आज हुई है पूरी तैनातियां, इनसे कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जरूर होगी। उसी क्रम में ये बड़ा पद ए.के. शर्मा को दिया गया है। अब देखना ये ठीक है। एस.के. वाजपेयी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें, जितिन प्रसाद जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात से पहले वो बीजेपी ऑफिस गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए क्या कुछ कहना था।
साथ हैं जितिन प्रसाद, जो पहली बार आज पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यालय गए, मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई। किस तरीके की बात हुई और क्या जिम्मेदारी आप देखेंगे? मेरा पहली बार भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ग्रहण करने के बाद अपने गृह प्रदेश आने का अवसर मिला, तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी से भेंट हुई और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से भी भेंट हुई। आगे के जो योजनाएं चल रही हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचेंगी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन की मजबूती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो उद्देश्य सबका साथ और सबका विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे। और मेरा सौभाग्य है कि इस नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हो रहा है उसमें मुझे भी थोड़ा योगदान देने का अवसर मिलेगा। माना जाए कि आपके पास एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी आपके पास। बिल्कुल, ये हैं जितिन प्रसाद, जिनका कहना है कि वो सभी तरीके की जिम्मेदारी निभाते रहे हैं और आज भी वो आए थे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं, पदाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की है और लगातार वो काम करते रहेंगे और पहले भी वो काम करते रहे हैं। आज वो अपने गृह जनपद आए हैं, निश्चित है जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर के बारे में, जो कि ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। जी हां, थैलियों में कच्ची शराब बेची जा रही है, जो कि हर किसी को दंग कर दी है। अब इस खबर ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर थैलियों में कच्ची शराब कैसे बेची जा रही है। लेकिन यही सच है कि धड़ल्ले से ये कारोबार अब चल रहा है, फल फूल रहा है। न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे में शराब माफिया कैद हुए हैं, कच्ची शराब बेचते माफिया कैमरे में कैद हुए हैं। बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों से कच्ची शराब बिकवा रहे हैं। रबुपुरा थाना क्षेत्र के 2 गांव में कच्ची शराब का खेल जारी है। अलीगढ़ की घटना से भी कोई सबक नहीं ले रहा। पुलिस और आबकारी विभाग चैन की नींद में व्यस्त हैं, लेकिन कोई एक्शन इस पर नहीं लिया जा रहा है। तो तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर धड़ल्ले से कैसे चल रहा है कारोबार, किसकी मिली भगत है इसमें। उत्तर प्रदेश में कच्ची और अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने की वजह से 100 से ज्यादा मौतें हुई, तो वहीं लगा कि शायद इन मौतों के बाद प्रदेश भर में प्रशासन अवैध, जहरीली और कच्ची शराब के कारोबार पर डंडा चलाएगी। और इसके लिए प्रशासन की ओर से दावे भी बखूबी किए जाते रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शायद कुछ और ही है। और इसी जमीनी हकीकत को जानने के लिए न्यूज़ 1 इंडिया ने एक बार फिर वो किया जिसके लिए न्यूज़ 1 इंडिया की टीम जानी जाती है। बिना डरे हमारी टीम पहुंच गई ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाना इलाके के 2 गांवों में, जहां कच्ची शराब का काला खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है और कच्ची शराब को प्लास्टिक की पन्नी में पैक कर पौआ, अद्धा खुलेआम बेचा जा रहा है, जिसकी एक एक तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे में कैद है। ग्रेटर नोएडा के शराब माफियाओं को न तो पुलिस का खौफ है और न ही किसी अनहोनी का डर, बस फिक्र है तो काले कारोबार की, न कि लोगों की जान की। रबुपुरा थाना इलाके के दोनों गांवों में बुजुर्ग और विकलांग लोग कच्ची शराब बेचने का काम करते हैं। यहाँ शराब माफिया पुलिस प्रशासन से खौफ नहीं खाते, बल्कि पुलिस प्रशासन ही इन माफियाओं से दूरी बनाकर रहने में भलाई समझती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन ने कभी कार्रवाई नहीं की। पुलिस पहले भी गांव में घुसकर इन माफियाओं पर शिकंजा कसने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन शराब माफियाओं के हमले के आगे कोई पुलिस वाला नहीं टिक सका। और अब तो जिला प्रशासन और आबकारी विभाग दोनों ही आंखें मूंदे बैठी है और फिर से शायद अलीगढ़ जैसे कांड का इंतजार किया जा रहा है। जब मौतें होंगी तभी प्रशासन का एक्शन देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो ललित पंडित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। ललित, धड़ल्ले से ये कारोबार चल रहा है कच्ची शराब का और कोई भी इसकी सुध नहीं ले रहा है, सब सो रहे हैं। पूरा मामला क्या है, सबसे पहले विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, ये रबुपुरा थाना क्षेत्र का पूरा प्रकरण है, जहां पर 2 गांव ऐसे हैं जिन 2 गांव के अंदर ये शराब का काला कारोबार किया जा रहा है।
एक गांव फलेदा है और दूसरा गांव चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ ऐसा गांव है कि जहां पर पुलिस टीम पहले 2 बार जा चुकी है। दोनों बार जो ग्रामीण है वो सभी मिलकर के पुलिस टीम पर पथराव करते हैं, पुलिस टीम के साथ में मारपीट करते हैं। पिछली बार जो वहां पर पुलिसकर्मी गए थे उनके साथ में मारपीट हुई थी और उनमें से एक जो पुलिसकर्मी था उसके हाथ में काफी चोट भी आई थी। ऐसा ही इसी वजह से ये देखा गया है कि अभी तक पुलिस टीम दोबारा यहाँ पर जाना नहीं चाहती है, जिसके चलते जो ग्रामीण है वो लगातार इस कारोबार में पूरी तरह से संलिप्त है और आज की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि वहां पर खुलेआम ये पूरा शराब, जो कच्ची शराब है उसका कारोबार कर रहे हैं। बीते दिनों में देखा गया कि जैसे बुलंदशहर जनपद और अलीगढ़ जनपद में दोनों में ही जो जहरीली शराब पीने की वजह से, जो कि कच्ची शराब थी उसको पीने की वजह से काफी लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बावजूद अगर जो जिला आबकारी विभाग है और जो जिला जो पुलिस है उसकी तरफ से कोई कार्रवाई यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, तो ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या इनकी संलिप्तता है, संलिप्तता के चलते कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या फिर इनको ये सिर्फ और सिर्फ जो ग्रामीण जिस तरह से पहले उनके द्वारा हमला किया गया है उसकी वजह से डरकर शांत बैठ गए कि ग्रामीण अब कुछ भी करें इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक पुलिस या आबकारी विभाग की तरफ से तो कोई बड़ी घटना नहीं हो जाती तब तक इनकी नींद नहीं खुलेगी, लेकिन बड़ी घटना हो चुकी है अलीगढ़ में और बुलंदशहर में। हमने देखा कि कितने सारे लोगों की मौत हुई है कच्ची शराब की वजह से, लेकिन बावजूद इसके अभी तक आबकारी विभाग उठा नहीं है, सो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक देखा गया है कि लगातार जैसे हमारी भी टीम गांव में गई, गांव में जाकर के उनके द्वारा सिर्फ ग्रामीणों से पूछा गया कि शराब कहाँ पर मिलेगी, तो ऐसे में ग्रामीण खुद उस घर तक पहुंचा देते हैं जहां पर ये शराब बेची जा रही है। तो क्या जो वहां का जो स्थानीय जो पुलिस बल है क्या उसको इस संबंध में जानकारी नहीं होगी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कारण कि जब हमारी टीम जो कि वहां पर अनजान है वो वहां पहुंचते हैं और उनको वहां पहुंचते डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति बताएगा कि इस घर में आपको शराब मिलेगी। ऐसे 3 से अधिक घर वहां पर हमारी टीम के द्वारा देखे गए जहां पर शराब बेची जा रही थी। तो ऐसे में एक बड़े सवाल उठते हैं कि जो स्थानीय पुलिस बल है, जो स्थानीय आबकारी विभाग है, क्या उनकी टीम के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, उनकी टीम के द्वारा अब तक इनमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक्शन लेने की जरूरत है और साथ ही तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि कच्ची शराब को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए अब अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी हमारे साथ जुड़ गए राकेश जी। राकेश जी, सवाल सीधा यही पूछूंगी कि इतने सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ गए, चाहे वो बुलंदशहर हो चाहे वो अलीगढ़ हो, लेकिन अभी तक आबकारी विभाग की नींद क्यों नहीं खुली है? आज ही एसीपी जेवर के नेतृत्व में हमारी आबकारी की टीम और लोकल एसओ रघुपुरा और पीएसी बल के साथ वहां रघुपुरा के क्षेत्र में चंडीगढ़ फलेंदा दोनों गांवों में व्यापक छापेमारी की गई है और वहां पे मेनली जो शराब है वो हरियाणा राज्य से वो मोटरसाइकिलों से लाते हैं। आज एक मोटरसाइकिल वाले को भी फरार में मुलजिम बनाया गया, उसकी मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और ये हम लोग प्रशासन और पुलिस के सहयोग से ये अभियान निरंतर लगातार चल रहा है। लेकिन राकेश जी, क्या आपको मालूम है कि थैलियों में कच्ची शराब बेची जा रही है? क्या आपको इस बारे में जानकारी है? देखिए, दबिश इन गांवों में लगातार होती है, कभी ऐसी बरामदगी नहीं हुई है और आज जो है हम लोगों ने फरिंदा में 10 लीटर शराब पकड़ी है और एक जो मोटरसाइकिल से जो लेके आया था व्यक्ति जो हरियाणा राज्य का था वो फरार हुआ, उसके विरुद्ध भी मुकदमा में कायम कराया गया है। छापेमारी आखिर कब तक होगी, आप ये बता सकते हैं कि आखिर छापेमारी तब होगी जब कई लोगों की मौत हो जाएगी? ये छापेमारी लगातार हो रही है क्योंकि पंचायत चुनाव से पूर्व ही शासन द्वारा निर्देशों में पुलिस, आबकारी और जिला, लेकिन राकेश जी, आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आप छापेमारी कर रहे हैं, तो ऐसे मामले सामने कहां से आ रहे हैं? न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे पर सारी चीजें कैद हुई हैं और साफ हमने ये देखा है कि आखिर कैसे थैलियों में कच्ची शराब बेची जा रही है। देखिए, कोई भी सूचना प्राप्त होने पर भी कार्रवाई होती है, वैसे भी लगातार कार्रवाई हो रही है। हम लोग निरंतर छापेमारी करते हैं और ये जो गांव अगर चंडीगढ़ या फलेंदा, इनमें पहले भी शिकायत रही, इनमें पंचायत चुनाव के दौरान भी लगातार कॉम्बिंग की गई है और पुलिस के साथ और आबकारी की टीमें लगातार इन पर नजर बनाए हुए। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये है कि आप तो कह रहे हैं कि छापेमारी हो रही है, कार्रवाई की जा रही है, सारी चीजें की जा रही है, लेकिन अब भी बिक रहा है। कहाँ का फेलियर है ये? आपका फेलियर है, किसका फेलियर है? बिक रहा है ये रघुपुरा क्षेत्र में कोई ऐसी कच्ची शराब बनाने के कोई अड्डे नहीं है। ये शराब जो है पड़ोसी राज्य हरियाणा से मोटरसाइकिलों से आती है। न्यूज़ 1 इंडिया के रिपोर्टर वहां गए हैं, उन्होंने लिया है, उन्होंने खरीदा है, सारी तस्वीर हमारे कैमरे में आ गई है, तो आप तक सूचना क्यों नहीं पहुंची? शराब
देखिए, नशा शराब के संबंध में जो भी कार्रवाई हम लोग प्रवर्तन कार्रवाई करते हैं, ये लगातार ठीक है। कर रहे हैं और ठीक है। ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं, हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो बकायदा वहां पर गए थे, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया और इसमें हमने ये देखा कि आखिर कैसे शराब बेचा जा रहा है, कच्ची शराब। ललित बताएं, दर्शकों को भी आप बताएं कि आखिर कैसे ये शराब बेची जा रही है भाई, कि कानो कान खबर नहीं है किसी को। जी बिल्कुल, जैसा अभी मेरे हाथ में ये एक थैली है, ये जो अभी आज हमारी टीम ने वहां जाकर गांव में खरीदी है, ये वही थैली है जिसमें ये शराब बेची जा रही है। इसमें इस थैली की कीमत उनके द्वारा 120 रुपए बताई गई और इसी तरह की अन्य थैलियां भी मेरे पास में रखी हुई है। करीब 3 जगह से हमारी टीम के द्वारा ये शराब खरीदी जाती है। तो ऐसे में अगर पुलिस टीम अभी जैसे राकेश बहादुर सिंह जो साथ में जुड़े हुए थे, उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुलिस टीम लगातार जाकर कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी चीज ललित, राकेश जी अब हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, उन्होंने फोन कट कर दिया है, हमारे सवालों से वो भाग रहे हैं, न्यूज़ 1 इंडिया के सवालों से भाग रहे हैं आबकारी अधिकारी, जो कि एक सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों भाग रहे हैं, बल्कि समय रहते छापेमारी करनी चाहिए। जी बिल्कुल, एक बड़ी चीज है कि जिस तरह से अभी तक पुलिस टीम के द्वारा यहाँ पर जो भी छापेमारी या कार्रवाई की गई है वो दिन के समय में की जाती है, लेकिन ये सभी को, पुलिस टीम को भी अच्छे से पता है कि जो इन लोगों के द्वारा जो शराब का जो कार्य किया जाता है वो पूरा का पूरा रात में किया जाता है। तो ऐसे में रात में पुलिस टीम वहां पर जाने से बचती रही है। एक बार आप दर्शकों को वो थैली दिखाएं जिसमें आपने खरीदी है कच्ची शराब, और आप बताएं कि आखिर कैसे एक पन्नी में, एक थैली में शराब बेची जा रही है। बताइए, बहुत बड़ा सवाल है कि किसी को कानों कान तक खबर नहीं। ये वो थैली है जिसमें कच्ची शराब बेची जा रही है। धड़ल्ले से रातों रात कच्ची शराब का कारोबार चल रहा है, फल फूल रहा है, लेकिन आबकारी अधिकारियों का ये कहना है कि जब सूचना मिलेगी हमें तब हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जब सूचना अन्य जगहों तक पहुंच जा रही है तो आबकारी विभाग तक क्यों नहीं पहुंच रही। ललित, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हमसे साझा की। तो करेंगे बड़ी खबर की ओर जो गाजियाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहलवान उम्मेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुजुर्ग की मारपीट के मामले में सपा नेता उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। उम्मेद पहलवान ने लोनी में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था उम्मेद पहलवान। दिल्ली से उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी हुई है। तो सपा नेता उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी अब हो गई है। दिल्ली से उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी हुई है। अभी जो जानकारी तुरंत मिली है तो उसमें गाजियाबाद पुलिस की टीम के द्वारा उम्मेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो अभी तक सूचना मिली है। और वहां गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे। गौरव यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है, कहां से गिरफ्तारी हुई उम्मेद पहलवान की? लंबा समय लग गया गिरफ्तारी में, लेकिन अब आगे क्या कुछ प्रोसेस होगा, कैसे कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के पास से उसकी गिरफ्तारी की गई है और एक वीडियो वायरल था जिस वीडियो का उसने स्वरूप ही बदल दिया था। उम्मेद की यदि बात करें तो उम्मेद ने एक नॉर्मल मारपीट के वीडियो को पूरी तरीके से बदल दिया और एक धार्मिक स्वाद से जोड़ने की कोशिश की, धार्मिक स्वाद बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने उसे मेन एक्यूज भी बनाया और उसकी गिरफ्तारी भी दिल्ली से की है। सबसे बड़ी चीज ये है कि लोनी में एक मारपीट की वीडियो वायरल होती है, उस वीडियो को अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उसकी ऑडियो खत्म कर दी जाती है, जिससे कि पता चले कि आखिर वीडियो में क्या था। उस सबको दबा दिया जाता है और अपने ही मन की जो घृणित अपने मन की सोच है उस सोच को लोगों पर थोपने की कोशिश की जाती है, जिसमें कई लोगों पे FIR हुई, यहाँ तक कि ट्विटर पर भी FIR हुई है। और अब जो उसकी गिरफ्तारी हो गई है तो कई बड़े नाम ऐसे भी हैं जो उसके पीछे हैं, जिनका जल्द खुलासा हो सकता है। लेकिन उम्मेद ने अपनी गिरफ्तारी से पहले यदि सूत्रों की माने तो एक बात कही थी कि जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो मैं खुद पेश होना चाहता हूँ, सरेंडर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको वो मैं बताना भी चाहता हूँ। लेकिन उसी बीच जो कि पुलिस की टीम लगातार उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता। देखना ये होगा कि जो बात उम्मीद कह रहा था, यानी कि जो सूत्रों की माने जो बात वो कह रहा था कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ, तो वो क्या वाकई में निकल के सामने आती हैं, क्या जो वो बताना चाह रहा था वो सामने आएगा या नहीं आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गौरव।
चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगरा की, जहां 22 लोगों की मौत के मामले में अब अस्पताल को क्लीन चिट दे दिया गया है। लेकिन सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं कि आखिर अस्पताल प्रशासन के ही बयान क्यों दर्ज किए गए, क्यों नहीं जो मृतक हैं उनके परिजनों का बयान दर्ज किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मौत के अस्पताल को क्लीन चिट, जांच कमेटी की रिपोर्ट पर उठे सवाल, मृतकों के परिजनों के बयान के बिना बनी रिपोर्ट, महज अस्पताल प्रबंधन का ही क्यों लिया गया बयान। ताज नगरी आगरा में मौत वाली मॉक ड्रिल से सुर्खियों में आए पारस हॉस्पिटल को क्लीन चिट दी गई है। 26 अप्रैल को मॉक ड्रिल के तहत ऑक्सीजन आपूर्ति बंद होने से 22 लोगों की मौत का मामला सामने आया था। आरोपों की जांच के लिए गठित 4 सदस्यीय डेथ ऑडिट कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। भले ही जांच रिपोर्ट में 16 लोगों की मौत स्वीकार की गई, लेकिन अस्पताल संचालक को मामले में जिम्मेदार नहीं माना गया है। डीएम की रिपोर्ट में पीड़ितों के बयान का कहीं कोई भी जिक्र नहीं है। ये चीज़ तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि जो ये जांच रिपोर्ट आई है वो शुरू से ही, हमारे पहले दिन से ही, जिस दिन ये मॉक ड्रिल का वीडियो सामने आया था और इस वीडियो को आने के बाद जब पहले दिन ही जिलाधिकारी महोदय ने 1 घंटे भर के अंदर अपना फैसला सुना दिया कि इतनी मौतें नहीं हुई हैं और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने फर्स्ट डे जिस हिसाब से जांच चल रही थी वो तो हमने देख लिया था कि जिस हिसाब से जांच चल रही है प्रशासन की तरफ से, कि जैसे 1 दिन 2 दिन में कहा गया था रिपोर्ट देते उसमें 15 दिन हो गए और आज रिपोर्ट हमें आई तो वो क्लीन चिट। वो हमें फर्स्ट डे से समझ में आ गया था कि ये जांच चल रही है, अपने हिसाब से चल रही है और डॉक्टर्स इसमें सब, तो फर्स्ट क्लीन चिट आनी है। इस मामले पर प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के गेट पर मालिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी की थी। राजनीतिक हलकों में हंगामे के बाद आगरा जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया था और मालिक के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। क्लीन चिट मिलने के बाद इस मामले में जनप्रतिनिधियों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जांच रिपोर्ट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और हाईकोर्ट से दोबारा जांच कराने की मांग की है। देखिए, शासन प्रशासन को क्या, जनता को भी मालूम है, पीड़ित को भी मालूम है कि इसकी पहुंच ऊपर तक है। पहले भी जो है ये इसका सील हुआ था कोविड-1 में, उसके बावजूद भी इसे बचा लिया गया। लेकिन अब जो 22 मौतें दिखा रहे हैं, जो 16 मौतें सामने आ चुकी हैं, उनके परिजन सामने आ चुके हैं, मीडिया के हम लोगों से रूबरू हो चुके हैं, उन लोगों के बगैर बयान के कोई भी रिपोर्ट होना असंभव है। एक पीड़ित पक्ष का जब तक बयान नहीं होगा, एक पक्षी कार्रवाई करके कोई कैसे उसको क्या कहते हैं क्लीन चिट दे सकता है। दरअसल पारस हॉस्पिटल में एक वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया था। इस वीडियो में अस्पताल में ऑक्सीजन संकट से मॉक ड्रिल में 5 मिनट में 22 गंभीर मरीजों की मौत की बात कही जा रही थी। वीडियो में हॉस्पिटल संचालक के सामने एक शख्स बोलता है कि 22 लोग मर गए थे। ये पूरी बातचीत 26-27 अप्रैल को सामने आए, ऑक्सीजन संकट के संदर्भ में थी। भले ही प्रशासन ने अस्पताल को क्लीन चिट दे दिया हो, लेकिन सवाल यही कि अस्पताल के 16 मौतों की बात कबूलने के बाद भी इस मामले में क्लीन चिट क्यों दी गई है। पूरे मामले में मृतकों के परिजनों के बयान क्यों नहीं लिए गए। आखिर कब आएगा मौत के मॉक ड्रिल का सच। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए आगरा से कृष्णा त्यागी की रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।